और आज हम लेकर आए हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े ख्वाब मुगल आजम के पर्दे के पीछे की वो कहानियाँ जिनको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मुगल आजम कंप्लीट हो गई तो इसके निर्देशक के आसिफ ने इसका एक भव्य प्रीमियर मराठा मंदिर में रखा। फिल्म की रील को हाथी पर रखकर ढोल नगाड़े सेनाई व बिगुल बजाते हुए मराठा मंदिर तक लाया गया। फिल्म इंडस्ट्री व अन्य क्षेत्रों के लगभग 1100 लोगों को इस प्रीमियर में शामिल किया गया। के आसिफ ने मुगल आजम की एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले मराठा मंदिर में पूजा पाठ कराया था। बुकिंग जिस दिन खुलनी थी उससे 3 दिन पहले से बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद टिकट विंडो पर लोगों की लाइन लग गई। कहा जाता है मुगल आजम देखने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे कि घंटों लाइन में लगे रहे। वहीं कुछ लोग तो घर से खाना मंगा कर खाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का पहला टिकट खरीदा था संपत लाल लोढ़ा नामक के शख्स ने। उस वक्त फिल्म की टिकटों की कीमत 75 पैसे और 2 रुपये थी, लेकिन ब्लैक में यही टिकट 100 और 200 रुपये में बिके थे। कहा जाता है कि मराठा मंदिर पर मुगल आजम के प्रीमियर में दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों में से कोई नहीं आया था। दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि चूंकि के आसिफ ने उनकी बहन से शादी कर ली थी तो दिलीप कुमार उनसे नाराज हो गए थे। एक शादीशुदा इंसान से बहन का शादी कर लेना दिलीप कुमार को अच्छा नहीं लगा, जबकि मधुबाला अपनी दिल की बीमारी की वजह से प्रीमियर में शामिल नहीं हो सकी। मराठा मंदिर में 77 हफ्तों तक लगातार मुगल आजम के सभी शोज हाउसफुल रहे थे। जब नौशाद मुगल आजम का संगीत कंपोज कर रहे थे तो एक गीत मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गयो के लिए के आसिफ और लच्छू महाराज ने विशेष तौर पर नौशाद से कहा था कि गीत ऐसा बनाना कि वाजिद अली शाह के दरबार के ज़माने की ठुमरी और दादरा याद आ जाए। नौशाद ने जवाब दिया कि कथक में चेहरे और हाथों के हाव भाव अहम होते हैं। आप मधुबाला पर यह गाना फिल्माएंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी कथक नहीं सीखा है। क्या मधुबाला इस गीत के साथ इंसाफ कर पाएंगी? तब लच्छू महाराज ने नौशाद से कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर लच्छू महाराज ने कई दिनों तक घंटों घंटों मधुबाला को कथक का अभ्यास कराया। लच्छू महाराज और मधुबाला ने जबरदस्त मेहनत की। इस तरह बिना डुप्लीकेट का इस्तेमाल किए पूरा गाना मधुबाला पर ही पिक्चराइज किया गया। के आसिफ मुगल आजम को कितना परफेक्ट बनाना चाहते थे, इसकी एक बानगी ये है कि फिल्म में बादशाह अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की मज़ार पर जाने का सीन उन्होंने तपती धूप में गर्म होती बालू पर फिल्माया था। के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को निर्देश दिया था कि जब गर्म रेत पर चलना उनके लिए असहनीय हो जाए तो अपना एक हाथ अपनी बगल में ले जाएं। उनका ये इशारा देते ही शूटिंग रोक दी जाएगी। सीन जब शूट किया गया तो कैमरामैन आर.डी. माथुर साहब इंतजार करते रह गए कि अब पृथ्वीराज कपूर इशारा देंगे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर तब तक गर्म रेत पर चलते रहे जब तक कि के आसिफ ने खुद ही कट नहीं बोला। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि उस समय के आसिफ खुद भी पृथ्वीराज कपूर की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ धूप में नंगे पैर ही चल रहे थे। शॉट पूरा होते ही जैसे ही उन्होंने कट बोला और फिर पृथ्वीराज कपूर को गले लगा लिया। दोनों के पैरों में छाले पड़ चुके थे। पृथ्वीराज कपूर के पैरों में ज़्यादा छाले पड़े थे। एक्टर अजीत ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मुगल आजम में उनकी मौत का सीन पिक्चराइज किया गया तो के आसिफ टेक पर टेक लिए जा रहे थे। कई टेक होने के बाद अजीत ने मजाक में के आसिफ के असिस्टेंट सुल्तान अहमद से कहा कि लगता है जब तक मैं सच में नहीं मर जाऊंगा तब तक के आसिफ साहब शॉर्ट होके नहीं करेंगे। 2000 ऊँट, 400 घोड़े और 8000 सैनिक, कल्पना कीजिए। कुछ ऐसे इंतजाम किए गए थे मुगल आजम फिल्म के युद्ध वाले दृश्य फिल्माने के लिए। सलीम और अकबर के बीच हुए उस युद्ध के दृश्य को भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट के सहयोग से पिक्चराइज किया गया था। दैनिक भास्कर की माने तो इस दृश्य में इस्तेमाल किए गए ऊँट और घोड़े 56 जयपुर रेजिमेंट के ही थे। सैनिक भी भारतीय सेना के जवान थे और इस सब के लिए रक्षा मंत्रालय से विशेष अनुमति ली गई थी। के आसिफ ने जब पहली दफ़ा मुगल आजम पर काम शुरू किया था तब डी.के. सप्रू को उन्होंने सलीम के लिए कास्ट किया था। अकबर का रोल निभाने वाले थे चंद्रमोहन जी और अनारकली बनने वाली थी नरगिस। चंद्रमोहन जी ने कुछ दृश्य शूट किए थे, मगर 1949 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और तब फिल्म की शूटिंग रुक गई। और जब बाद में दोबारा फिल्म पर काम शुरू हुआ तो आप जानते ही हैं कि किन कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया। एक दिन के आसिफ संगीतकार नौशाद के घर जा पहुंचे। नौशाद उन दिनों उड़न खटोला फिल्म का संगीत कंपोज कर रहे थे। उस दिन जब के आसिफ नौशाद के घर आए तो बोले, तुम बहुत कहते थे ना मुझसे कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय बड़ा काम करो। वो दिन आ गया है, मैं मुगल आजम बना रहा हूँ और तुम्हें इसका संगीत देना होगा। जब नौशाद ने कहा, भाई मुझे माफ़ करो, मैं तो पहले से ही बहुत व्यस्त हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नौशाद का जवाब सुनकर
के आसिफ ने कुछ ऐसा किया जिससे नौशाद को उन पर बहुत गुस्सा आया। के आसिफ ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और उनके हारमोनियम पर रख दिए। नौशाद को लगा कि के आसिफ उनका अपमान कर रहे हैं और गुस्से में नौशाद साहब ने वो गड्डी उठाकर फेंक दी। कमरे में नोट ही नोट फैल गए। के आसिफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस मुस्कुराते रहे। इसी बीच नौशाद का नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया और जब उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ नोट ही नोट बिखरे हैं तो वो ट्रे रखकर नौशाद की पत्नी को उस नज़ारे के बारे में बताने के लिए दौड़ पड़ा। कल्पना कीजिए कि 1960 में सोने का भाव हुआ करता था 120 रुपये प्रति 10 ग्राम, जो कि आज 2025 में 1 लाख रुपये से ऊपर है। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 1960 के ये 1 लाख रुपये आज लगभग 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते हैं। नौशाद की बीवी कमरे में आई, फर्श पर पड़े उन नोटों को देखकर वो भी बड़ी हैरान हुई। उन्होंने के आसिफ से पूछा कि ये माजरा क्या है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे के आसिफ हंसते हुए बोले, अपने मियाँ से पूछिए। नौशाद का नौकर और उनकी पत्नी उन नोटों को उठाने लगे। के आसिफ नौशाद से बोले, नौशाद साहब जिद मत कीजिए, ये पैसे रख लीजिए, आप ही मेरे साथ काम करेंगे। नौशाद पिघल गए। उन्होंने के आसिफ से कहा, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं आपके साथ काम जरूर करूँगा और काम के बाद ही अपनी फीस लूँगा। फिल्म से जुड़ी एक और मज़ेदार बात हम आपको बताते हैं। मुगल आजम में अकबर की भूमिका निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर के लिए के आसिफ ने बड़े ही खास जूते बनवाए थे। उन जूतों की कीमत उस जमाने में 4000 रुपये हुआ करती थी। ये बात जब कैमरामैन आडी माथुर को पता चली तो उन्होंने के आसिफ से कहा कि इतने महंगे जूते बनवाने का क्या फ़ायदा, ये तो शॉर्ट में सही से दिखाई भी नहीं देंगे। इसके जवाब में के आसिफ ने कहा, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को भी जूतों की कीमत मालूम है। जब वो ऐसे आलीशान जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में मुगल शहंशाहों वाली शान खुद ब खुद आ जाएगी। मुगल आजम का शीश महल बहुत चर्चाओं में रहा था। आज भी इस शीश महल की बातें लोग करते हैं। के आसिफ को यह शीश महल बनवाने की प्रेरणा आमेर किले के शीश महल से मिली थी और जब के आसिफ ने मुगल आजम के लिए शीश महल का सेट बनवाने का हुक्म दिया तो उसे तैयार होने में ही लगभग 2 साल लग गए। उन दिनों भारत में मिलने वाले रंगीन शीशों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए के आसिफ ने बेल्जियम से ये रंगीन शीशे मंगवाए थे। जब शीश महल का सेट तैयार हो रहा था उसी दौरान ईद का त्यौहार आ गया था। मुगल आजम के फाइनेंसर सापुरजी मिस्त्री के आसिफ के घर ईदी लेकर पहुंचे। सापुरजी मिस्त्री के हाथों में चांदी की एक प्लेट थी जिसमें कुछ सोने के सिक्के व 1 लाख रुपए रखे थे। के आसिफ ने प्लेट से सोने का एक सिक्का उठा लिया, फिर प्लेट को वापस सापुरजी मिस्त्री की तरफ बढ़ाते हुए के आसिफ बोले, इन पैसों से आप मेरे लिए बेल्जियम से शीशे मंगवा दीजिए। साथियों, आज मुगल आजम को रिलीज हुए 65 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 1960 के दिन ये कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बारे में इतना कुछ कहने के लिए है कि 10 वीडियो भी कम पड़ जाएं। हम प्रयास करेंगे कि आगे कुछ और जानकारियाँ भी इस फिल्म के बारे में शेयर की जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।